जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वन एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को जरूर आप लोग देख सकते हैं कि बेलगाम इंटरनेट मीडिया को देश को कर रहा है बदनाम, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि नए आईटी लॉ लेकर आए हैं जो इसे रेगुलेट करने का काम करती हैं। देखो, एक्चुअली मैटर ये है कि जमीयत उलमा ए हिंद जो है सुप्रीम कोर्ट गई तबलीगी जमात के इशू को लेकर के। आपको जैसा कि जानकारी है, तबलीगी जमात को लेकर के किस तरह से मीडिया उसको हाईलाइट किया था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। फरवरी मार्च 2020 में किस तरह से तबलीगी जमात का इशू जो है पूरे देश भर में फैला हुआ था, चर्चा में था और मीडिया और इंटरनेट मीडिया दोनों इसका यूज कर रही थी। तो उसी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभी तक जितना भी इंटरनेट मीडिया को लेकर के जितने भी हाई कोर्ट में मैटर है, सभी मैटर को सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय उसको लेकर के एक कॉन्क्रीट डिसीजन देगी, कॉन्क्रीट सुनवाई करेगी और एक कॉन्क्रीट डिसीजन देगी। तो देखते हैं इस इशू पे क्या होता है। हालांकि इस न्यूज़ पे हम लोगों की नज़र रहनी चाहिए। बाकी एक बार इसको पढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान नहीं बने भारत के विरोधी गतिविधि का केंद्र। तो ये निश्चित तौर पे भारत की कंसर्न है। अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, ये अधिक कंसर्न नहीं है। ये अधिक कंसर्न है कि कहीं भारत विरोधी गतिविधि का केंद्र ना बन जाए अफगानिस्तान। तो इसको लेकर के हमारे देश के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। फर्स्ट पेज पे बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेकेंड पेज पे भी आपको कोई न्यूज़ नहीं मिलेगा। सेकेंड पेज नॉर्मली दिल्ली से संबंधित होता है, दिल्ली का जो लोकल इशू होता है उससे संबंधित होता है। तो नॉर्मली ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता। पेज नंबर 3 पे सबसे पहले तो इसको देखो आप लोग। शिक्षकों के सम्मान में 5 से 17 सितंबर को मनेगा शिक्षक पर्व। डायरेक्टली वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षक पर्व का आयोजन किस तिथि से किस तिथि के बीच में किया गया था। तो 5 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, उससे लेकर के 17 सितंबर तक शिक्षक सम्मान में शिक्षक पर्व का आयोजन किया जाएगा, जहां पे शिक्षकों के साथ चर्चा किया जाएगा कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह को अमल किया जा सकता है या लागू किया जा सकता है। मौद्रीकरण के तहत 400 रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास। तो एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देशमुख को फर्जी क्लीन चिट में सीबीआई सब इंस्पेक्टर और वकील गिरफ्तार। देखो, ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं। ये संस्था सीबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था, ना तो ये लीगल बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब देखो यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, चाबहार पोर्ट का विकास तेज करे भारत। हम जो चाबहार पोर्ट जो है डेवलप कर रहे थे, भारत ईरान में जो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा था उसका बहुत सारा पर्सपेक्टिव था। पहला पर्सपेक्टिव ये था कि चीन जिस तरह से ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से बहुत नज़दीक, लगभग 80 किलोमीटर डिस्टेंस में ही ये पोर्ट है, चाबहार पोर्ट जो ईरान का है। तो इसके माध्यम से हम अफगानिस्तान होते हुए जो है मध्य एशिया तक पहुंचना चाहते थे, हम रसिया तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में जो है तालिबान का सत्ता आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में ये लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बहरहाल आप इसको देख सकते हैं। चाबहार पोर्ट तो हमेशा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहा है और यूपीएससी में, स्टेट विशेष में, प्रीलिम्स में, मेंस में हर जगह इससे लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनजीटी को स्वतः संज्ञान का अधिकार नहीं है। तो एनजीटी के पास स्वतः संज्ञान का अधिकार नहीं है। एनजीटी के बारे में बेसिक पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एनजीटी का नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी कर सकते हैं। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। यानी इन्वायरमेंट के सेक्टर में जो है एक विशेष इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। इससे पहले जो 2 देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड है।
यानी एनजीटी का काम क्या है, सिर्फ इन्वायरमेंट के लेकर के जो इशू आएगा उस इशू को देखना ही एनजीटी का काम है। एनजीटी का हेडक्वार्टर भी पूछता है आपसे और क्षेत्रीय कार्यालय भी पूछता है। तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय कार्यालय जो है इसका है भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। एनजीटी के पास अगर कोई इशू आएगा तो उस इशू को एनजीटी 6 महीने के अंदर निपटान करेगी। 6 महीने एनजीटी मैक्सिमम किसी इशू को निपटान करेगी अगर एनजीटी के पास कोई इशू आता है। और एनजीटी को स्वतः संज्ञान का अधिकार नहीं है। एनजीटी 7 कानून के तहत नागरिकों के मामले की सुनवाई कर सकता है, यानी ये 7 कानून का अगर उल्लंघन होगा तो एनजीटी एक्शन लेने का काम करेगी। तो ये 7 कानून याद रख लेना, इसी से क्वेश्चन नॉर्मली आपको ट्रैप कर सकता है कि किस कानून के तहत एनजीटी एक्शन नहीं लेता। तो ये ऑप्शन याद रखना चाहिए आपको। पहला तो है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो एक ये है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा इसी से संबंधित है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980 और उसके बाद चौथा है वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उसके बाद है लोक दायित्व बीमा अधिनियम यानी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड लास्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002। ये 7 ऐसे कानून है जिसके उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन लेगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। अब देखो 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसको एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और दूसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन आदिवासी अधिनियम 2006। ये 2 का उल्लंघन होगा तो एनजीटी एक्शन नहीं लेगा। अब देखो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह होते हैं उसके देखभाल करने का काम करती हैं। आपने सुना भी होगा कुछ दिन पहले कि कुछ जगह बाघ मर रहे थे, टाइगर मर रहे थे, लेकिन वहाँ पे एनजीटी एक्शन लेने का काम नहीं कर रही थी क्योंकि बाघ जो मर रहे हैं तो वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आता है और इसके उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन लेने का काम नहीं करती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एनजीटी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी केंद्र सरकार ने कहा है कि एनजीटी को स्वतः संज्ञान का अधिकार नहीं है। इसको एक बार देख सकते हैं। ये जो व्यक्ति थे, ये जो शख्स थे, हुर्रियत नेता थे गिलानी, ये इन्हें पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, जिस तरह से भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न पुरस्कार, उसी तरह से पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान होता है निशान पाकिस्तान और हाल फिलहाल में दिया गया था। आई थिंक 2020 में या 19 में इनको मिला था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, या तो 20 में होगा या 19 में होगा। इमरान खान सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया था। हालांकि वो लेने के लिए वो पाकिस्तान जा नहीं पाए थे, तबीयत खराब थी इनकी, लेकिन इन्हें दिया गया है और इनकी मृत्यु हो चुकी है फिलहाल। सैयद अली शाह गिलानी इनका पूरा नाम है, सैयद अली शाह गिलानी। एक बार इसको देख सकते हैं। तालिबान राज में महिलाओं ने हेरात जो है एक प्रांत है अफगानिस्तान का, जिस तरह से बिहार एक प्रांत है, यूपी एक प्रांत है इंडिया का, उसी तरह से हेरात एक प्रांत है। वहाँ महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि इन्हें जो है अधिकार मिले कि ये भी अपने काम पे वापस लौट सकें। अब देखो यहाँ पे एफएटीएफ से बचने को तालिबान के जरिए अमेरिका को साधेगा पाकिस्तान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉलिटिक्स आपको समझोगे तब ये आपको चीज़ें समझ में आएगी। पाकिस्तान हेल्प कर रहा है तालिबान का। ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है तालिबान को, एक हद तक कंट्रोल कर रहा है।
या पाकिस्तान की जो बातें हैं वो तालिबान मानता है। ऐसी कंडीशन में तालिबान अधिक आतंकवाद न फैलाए, इसको लेकर के पाकिस्तान जो है विकसित देशों के साथ, खास करके अमेरिका के साथ मोलभाव करना शुरू कर देगा कि आप जो है हमें पैसा दीजिए या आप हमारी बात मानिए, हम तालिबान को कंट्रोल करके रखेंगे। तो ये पाकिस्तान जो है अब नेगोशिएट करना शुरू कर देगा अमेरिका के साथ। और पाकिस्तान सबसे बड़ा नेगोशिएट क्या करेगा कि पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट में है। सबसे पहले पाकिस्तान कहेगा कि हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकालिए, चूँकि प्रत्येक वर्ष बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। तो ये तो जियो पॉलिटिक्स हो गया। अब थोड़ा सा FATF के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। FATF का फुल फॉर्म है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। FATF की स्थापना 1989 में G7 देशों की बैठक जो पेरिस में हुई थी, उस बैठक के बाद इसका आयोजन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी बना था पेरिस में। शुरुआत में FATF की जो स्थापना किया गया था 1989 में, इसका एक मकसद था, सिर्फ एक मकसद था, और वो मकसद था कि मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से हम रोकें। 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है 11 सितंबर 2001 को, और उसके बाद जो है एक अन्य वर्ड भी जुट गया इसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ हम टेरर फिनांस को भी रोकेंगे, यानी आतंकवादियों को जो पैसा देता है, यानी टेरर फिनांस उसको कहते हैं, टेरर फिनांस को भी रोकेंगे। पाकिस्तान पे आरोप है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनांस दोनों में इन्वॉल्व है, खास करके वो टेरर फिनांस में इन्वॉल्व है, इसलिए पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। अब देखो FATF का टोटल 39 मेंबर हैं। 39 मेंबर में 37 मेंबर जो है FATF के वो देश हैं, और 2 जो मेंबर हैं वो संगठन है। 39 टोटल मेंबर है, 39 में 37 मेंबर देश हैं, 37 देश इसमें हैं, और 2 जो है वो संस्था है। ये संस्था कौन है? पहला तो यूरोपीय कमीशन है और दूसरा है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। तो 2 संस्था इसमें शामिल है और 37 देश शामिल है, टोटल 39 इसके मेंबर हुए। भारत 2010 से FATF का जो है सदस्य है। पाकिस्तान इसका वर्तमान में सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया इसका पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ, और सऊदी अरब पहले पर्यवेक्षक था, लेकिन सऊदी अरब 2019 में इसका सदस्य बन गया है, यानी FATF का सदस्य बन गया। FATF की जो लिस्ट होती है, 2 लिस्ट होती है बेसिकली, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि किसी देश पे संदेह जाहिर किया जाता है कि वो ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जिससे आतंकवादी संगठन को फंडिंग ना हो, या उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। यानी आतंकवाद को जो है फंडिंग जो होता है, टेरर फंडिंग जो होता है, उसको रोकने के लिए वैसा देश कदम नहीं उठाता है, या टेरर फंडिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, तो उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और जब ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि वो ही देश टेररिज्म फैला रहा है, तो वैसी कंडीशन में उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। FATF को लेकर के हर जगह क्वेश्चन पूछा है, स्टेट PCS में, प्रीलिम्स में, UPSC में, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखो फिनटेक कंपनी क्या होता है, इसको पढ़ना आप लोग। फिनटेक जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है फिन, FIN फिन, दूसरा है टेक। फिन मतलब होता है फिनांस, यानी वित्त, टेक मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। तो ऐसा फिनांस जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ उसे फिनटेक कहा गया है। जैसे आप लोग पेटीएम यूज करते हैं, तो पेटीएम क्या है? फिनांशियल कंपनी है और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो वो फिनटेक हो गया। इसी तरह से पेफोन यूज करते हैं, पेफोन को भी फिनटेक कहा गया। तो ये सारे के सारे फिनटेक है, यानी टेक्नोलॉजी और फिनांस जहाँ दोनों जुड़ जाते हैं उसे कहा गया है फिनटेक। 2500 कंपनियां, फिनटेक कंपनियां पिछले 5 वर्ष में देश में स्थापित हुई हैं, और 150 अरब डॉलर का होगा अगले 5 वर्षों में इसका टोटल आकार होगा। तो काफ़ी बड़ा मार्केट, फिनटेक मार्केट इंडिया होने वाला है। अब देखो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में जाओ तो ट्राई के बारे में आपको पता होना चाहिए। कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था ट्राई के बारे में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसलिए आज हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले। देखो निर्यात को लेकर के लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने 2021-22 का जो टारगेट रखा है, 2021-22 का, कि हम टोटल कितना निर्यात करेंगे, तो हम 400 बिलियन डॉलर का गुड्स का निर्यात करेंगे, इसमें सेवा शामिल नहीं है। तो हम जो गुड्स होगा, यानी जो सामान होगा, उस सामान का 400 बिलियन डॉलर का निर्यात करेंगे। अभी तक भारत कर चुका है 163.67 बिलियन डॉलर का, 163 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी हम निर्यात कर चुके हैं अभी तक, अप्रैल से लेकर के अभी तक।
अभी क्या हुआ है कि इस महीने में 33.14 अरब डॉलर का निर्यात भारत अगस्त में भी किया है, और हमें 400 बिलियन डॉलर के टारगेट को अचीव करने के लिए प्रत्येक महीने 33 बिलियन डॉलर का निर्यात करना होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी और निर्यात को और बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, ये जो है कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार गंभीर। कृषि के सेक्टर में कई सारी चुनौतियाँ हैं, एक अलग से सेपरेट वीडियो उस पर बन सकता है। कोशिश करूँगा, समय मिल नहीं रहा, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो इस सब टॉपिक पे बनाया जाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृषि लगातार चर्चा में रहता है और लगातार इम्पोर्टेंट है। देखो, इस न्यूज़ से आपको बस एक चीज़ जानना चाहिए। यहाँ पे सरकार एक योजना की जिक्र कर रही है, PIL योजना। PIL क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, सॉरी PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन के आधार पर जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, इसी को PIL कहा गया। और ये योजना की शुरुआत हुई थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत हुआ था। अब देखो, जितना भी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है उसको भी PIL योजना का फ़ायदा मिलना शुरू हो रहा है, तो वो भी फ़ायदा लेकर के इसको काम कर सकते हैं या कृषि सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। 2021 में भारत का जो है GDP नेगेटिव में था, 7.3% नेगेटिव में था। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ कृषि एक ऐसा सेक्टर था जिसमें भारत का GDP पॉजिटिव में था, जिसमें भारत ने ग्रोथ किया था। तो कृषि हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। असहाय तंत्र को न्यायपालिका से आस, जुडिशियल रिफॉर्म्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इशू सुन लो। इशू क्या हुआ है कि एक 22 साल की लड़की थी, रेप एक्यूजिशन था। उन्होंने क्या किया है कि न्यायपालिका के पास यानी सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में जो है न्याय नहीं मिलने की आस के बाद जो है उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि न्यायपालिका के जो परिसर में वहाँ पे न्यायपालिका की आस के कारण यानी न्यायिक आस के कारण एक महिला के द्वारा, एक बच्ची के द्वारा 22 साल की, उसके द्वारा आत्महत्या किया गया। और उसी को लेकर के न्यूज़ है, एक बार इसको देख सकते हैं। बाकी जुडिशियल रिफॉर्म्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखो, यहाँ पे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुपोषण मुक्त भारत का सपना। सबसे पहले तो ये जानो कि ये कुपोषण सप्ताह मनाया जा रहा है अभी। 1 सितंबर 2021 से लेकर के 7 सितंबर 2021 तक कुपोषण वीक मनाया जा रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुपोषण वीक कब मनाया गया? तो 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर यानी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है कुपोषण वीक मनाया जा रहा है। कुपोषण क्या है? कुपोषण वो अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वैश्विक भूख सूचकांक या भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंकिंग है वो 94th है। 107 देशों में 94th नंबर पे है भारत। यानी सिर्फ 13 कंट्री है जहाँ पे कुपोषण की समस्या हमसे ज़्यादा खराब है। बाकी कुपोषण की समस्या भारत में बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। अब देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहा गया है कि भारत में 14% आबादी अल्प पोषित है। बौनापन के शिकार। बौनापन क्या होता है कि जब आपका हाइट नहीं बढ़ता है आपकी एज के अनुसार, तो उसे बौनापन कहा गया। अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। तो 37.4% बच्चे जो है चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार हैं। बाल मृत्यु दर में सुधार हो रहा है, लेकिन वो भी है 3.7% अभी। अब देखो, सरकार ने जो टारगेट लिया, अभी 2021 चल रहा है, 22 आने वाला है। सरकार ने 2022 में कुपोषण मुक्ति का टारगेट लिया, जो मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार 2022 में कुपोषण मुक्त अपने आप को कर पाएगी। आप सोचो कि जहाँ 37% बच्चे चाइल्ड स्टैंडिंग का शिकार है, बौनापन का शिकार है, वहाँ पे ये लक्ष्य इम्पॉसिबल सा लगता है। पोषण वीक याद रख लेना, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 1 से लेकर के 7 सितंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, इसमें कुछ कारण बताया गया। हालांकि ये टॉपिक काफ़ी डिटेल टॉपिक है। कुपोषण एक डिटेल टॉपिक है जिसमें डिटेल एनालिसिस किया जा सकता है। उसमें एक अच्छा खासा समय लग सकता है, सेपरेट वीडियो बन सकता है इस पर। और कई बार हमने कुपोषण पर डिस्कस भी किया। कुपोषण का कारण क्या है? सबसे पहले तो ये जानो कि 5 गुना अनाज के उत्पादन का वृद्धि हुआ पिछले 5 वर्ष में।
पिछले कुछ वर्षों में हरित क्रांति के बाद 5 गुना से अधिक उत्पादन में वृद्धि हुआ खाद्यान्न में। तो हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है, बावजूद इसके कुपोषण क्यों बढ़ा? एक तरफ हमारे पास खाद्यान्न पर्याप्त है, दूसरी तरफ कुपोषण बढ़ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि माताओं का स्वास्थ्य सही नहीं है, या गर्भ अवस्था जो होता है उस समय में माताओं को जो है सही पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता, जो खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता गर्भावस्था के समय में। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि पोषण युक्त खाद्यान्न की कमी है। हमारे पास खाद्यान्न सफिशिएंट है, लेकिन खाद्यान्न में जो है इनरिच पोषण होना चाहिए, जो मिनरल्स होना चाहिए, जो विटामिन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसी को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लाल किला के प्राचीर से जब वो संबोधित कर रहे थे देश को इस 15 अगस्त को, तो उन्होंने एक चर्चा किया था। उन्होंने कहा था फूड फोर्टिफिकेशन की उन्होंने चर्चा किया था। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है कि ऐसे खाद्यान्न को हम उपजाएंगे जो इनरिच। देखो, खाद्यान्न की हमारे पास दिक्कत नहीं, खाद्यान्न की हमारे पास चिंता नहीं, खाद्यान्न हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसे चावल को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा था कि ऐसे चावल का भारत उत्पादन करेगा जिसमें पर्याप्त मिनरल्स हो, जिसमें पर्याप्त आयरन हो, जिसमें पर्याप्त प्रोटीन हो, जिसमें पर्याप्त जिंक हो, राइट। तो ऐसे चावल को बनाया जाएगा प्रयोगशाला में और उसका उत्पादन बृहद स्तर पर किया जाएगा। और चावल जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, मिड डे मील में आप देखो चावल डिस्ट्रीब्यूट होता है, आंगनबाड़ी केंद्रों में चावल डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी तरह से जो है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम है उसमें चावल वितरित होता है। तो जहाँ जहाँ चावल वितरित होता है वहाँ पे फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा ताकि कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सके। तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक स्टेटमेंट था लाल किला के प्राचीर से अपने भाषण में, इसलिए ये टॉपिक कुपोषण काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट को लेकर के एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था। उन्होंने लगभग 31 पॉइंट में मैंने उनकी बातों को समराइज किया था, उसे जाकर के देख लिया। वो आगामी कुछ वर्षों में भारत का जो है एक तरह से एक खाका उन्होंने तैयार किया था लाल किला के प्राचीर से। तो वो चीज़ें कुछ दिन में भारत में इम्प्लीमेंट हो गई। अब देखो, इसका भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर भाषण सुनोगे आप 15 अगस्त का, तो इसका भी उन्होंने जिक्र किया था आधारभूत संरचना का। और आधारभूत संरचना को लेकर के जो एक काम किया गया है, एक परियोजना लाया गया है देश में, काफ़ी बृहद परियोजना है, 2019 में लाया गया था और ये 2025 तक का टारगेट रखा गया था। ये परियोजना का नाम था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP। 100 लाख करोड़ की ये परियोजना थी। हालांकि अब इसका बढ़ गया, दायरा बढ़ गया, लेकिन 100 लाख करोड़ रुपये अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। सरकार एक परियोजना लेकर आई जिसे कहा गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इनफैक्ट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है एक पार्ट है NIP का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है कि सरकार किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाई थी। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाया गया है ताकि पैसा जुटे। पैसा रहेगा तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। तो ये जो है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए सरकार कलेक्ट करेगी 2024-25 तक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से। इसमें सरकार लीज देने का काम करेगी, लीज पे देने का काम करेगी। जैसे मान लो कोई ट्रेन है, तो ट्रेन को सरकार ने लीज पे दे दिया किसी प्राइवेट कंपनी को, लेकिन ट्रेन को बेचा नहीं। तो इसमें हम निजीकरण नहीं कर रही है सरकार, इसमें सरकार लीज पे देने का काम कर रही है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है 100 लाख करोड़ की परियोजना थी, 2019 में स्टार्ट हुआ था, 2025 तक इसे पूरा किया जाना था। और इसी के तहत फंड की कमी के कारण, यानी देखो कोरोना स्टार्ट हुआ, लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास, 28 से 30 लाख करोड़ के आसपास जो है आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार के पास फंड की कमी है और फंड को जुटाने के लिए ही नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाया गया था, जिसका डिस्कस बजट 2021-22 में वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था संसद के पटल पे। अब देखो NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जो पैसा आएगा 6 लाख करोड़ जो आएगा, उसका 66% खर्च जो है सड़क निर्माण में होगा और अन्य जो खर्च होगा अन्य परियोजना में होगा। 66% निर्माण जो है सड़क निर्माण में ही खर्च होगा। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब दिख जाएगा आपको, डाटा जो दिया है। मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत 66% संपत्ति सड़क, रेल और पावर क्षेत्र की है और शेष जो है अन्य प्रोजेक्ट की है। तो 66% सड़क की है, रेल की है और पावर सेक्टर की है, अन्य की है।
इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जो पैसा आएगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काम करेगी। बाकी एक बार डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। देखो, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस सरकार के द्वारा भारत मित्र समाज जो है के तहत प्रतिवर्ष हिंदी से एक साहित्यकार को सम्मान दिया जाता है, और ये सम्मान जो है इसका नाम है पुष्किन सम्मान। पुष्किन सम्मान 2017 दिया गया है मध्य प्रदेश के सुवीर को। तो ये मध्य प्रदेश के पंकज सुवीर हैं, इसे पुष्किन सम्मान जो है दिया गया 2017 के लिए। रशिया के द्वारा ये दिया जाता है भारत मित्र समाज योजना के तहत, या भारत मित्र समाज के तहत एक इनिशिएटिव उन लोगों का कि किस तरह से भारत जो है एक मित्र है और उसके समाज को किस तरह से हम प्रोत्साहित करें, इसके लिए पुष्किन सम्मान दिया जाता है जो मध्य प्रदेश के पंकज सुवीर को मिला है। वनडे एग्जाम और हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक बार इसको भी देख लें, आप लोग पढ़ लें। देखो, गाद और अतिक्रमण से तबाह होती जा रही है बिहार की नदियाँ। तो पटना में बाढ़ आया हाल फिलहाल में, अन्य जगह बाढ़ आ रहा है। तो बाढ़ का जो एक मेजर रीज़न होता है, बाढ़ का कई रीज़न है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाढ़ का सिर्फ अतिक्रमण और गाद ही रीज़न है, तो लेकिन मेजर रीज़न जो है अतिक्रमण है और गाद है, खास करके गाद है। गाद जो जिस तरह से नदी में गाद कलेक्ट होते रहता है, नदी के पास स्पेस कम बचता है, और नदी के पास स्पेस जब कम बचेगा तो क्या होगा कि मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर इन करेगी, ज़्यादातर घरों में पानी घुसेगा। तो बेसिक रीज़न है गाद और अतिक्रमण। चलिए, हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।